पासवान साहब, बहुत बहुत स्वागत और आपका अभिनंदन। सर 2025 की चुनाव बहुत नज़दीक आ गए हैं और यूथ लोग जो है ज़्यादातर चुनावी में हिस्सा लेकर बढ़ चढ़ के आगे आते हैं। और क्रिकेट हो, अभी वर्तमान में खेला हो रहा है बेगूसराय में ये खेलो इंडिया यूथ, तो ये बढ़ चढ़ के यूथ जो हिस्सा लेते हैं, तो आपकी अगर सरकार आते हैं, आप विधायक बनते हैं, तो उनका भविष्य ज़्यादातर कहाँ आप देख रहे हैं ज़्यादा? पासवान साहब, ये बहुत अच्छा मुद्दा, बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा है। यूथ किसी भी देश की धड़कन और उसकी रीढ़ होती है, क्योंकि यूथ के बिना आप ऊर्जा का प्रवाह नहीं कर सकते। यूथ हमारे समाज के लिए उतना ही जरूरी है जितना हमारे लिए खून जरूरी है। युवा को हम किसी देश की सबसे बड़ी ताकत समझते हैं, चाहे वो देश की ताकत में, देश के विकास में उसका योगदान हो, या किसी भी व्यवसाय के दृष्टिकोण से अगर देखें, अगर विदेशी निवेश होता है किसी देश में, तो उनके युवा को देखते हैं कि सबसे बड़े यूजर कौन है। युवा पर सबकी निगाहें होती है, चाहे वो समाज के स्तर पर हो, प्रदेश के स्तर पर हो, या देश के स्तर पर हो। युवा ही ऊर्जा है और सबसे ज़्यादा उसी पर रुझान होगा। जहाँ तक सवाल आपने खेल की बात की, खेल राजनीति, खेल एक ऐसी विधा है जहाँ आपका मन और तन दोनों स्वस्थ रहता है, और युवा को का जब तन स्वस्थ रहेगा तो उसका मन भी स्वस्थ रहेगा। कहा गया कि हेल्दी माइंड लिव्स इन हेल्दी बॉडी। जब हेल्दी माइंड होगा तब जब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, और शरीर स्वस्थ का मतलब है नौजवान युवा, उनके स्वस्थ रहने की जो योजनाएं हैं, चाहे खेल कूद हो या और भी चीज़ें हैं, वो सराहनीय है। हमारी सरकार की प्राथमिकता रहेगी खेल को और कई गुना बढ़ाया जाए, बिहार को देश के मानचित्र पर लाया जाए, यहाँ खेल के लिए, और विशेष करके हमारी पार्टी जब सरकार आती है तो हमें लगता है कि हम सब मिलकर एक ऐसी संस्था का निर्माण करें, विश्वविद्यालय बने, पंचायत स्तर पर स्टेडियम का निर्माण हो, और खेल को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाए। वो खेल जो स्वास्थ्य, बच्चों के स्वास्थ्य की में प्रगति लाएगा, उसको और स्वस्थ करेगा, क्योंकि स्वस्थ इंडिया आगे बढ़ेगा। इंडिया जो आ रहा है तो मुद्दा गरमाया जा रहा है, और उसी मुद्दा में एक जातिगत जनगणना लेकर जो है पूरा गर्माहट आ गया है। तो आपके अनुसार से जातिगत जनगणना लेकर विषय क्या कहना चाहते हैं सर? मैं बहुत ही, पासवान साहब, ये बहुत बड़ा ही अच्छा सवाल है, और मैं कई दिनों से इसके आंसर देने की सोच रहा था, और आपने सवाल पूछ भी दिया। जाति जनगणना एक ऐसा मापदंड है, ऐसी प्रक्रिया है जो समाज के ओवरऑल विकास के लिए बहुत ही जरूरी है। बहुत साल पहले इसको हो जाना चाहिए था, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जाति जनगणना के पश्चात जो डाटा, आकलन, जो विश्लेषण जो आते हैं, उसके ऊपर सरकार क्या अमल करना चाहती है। मैं बताऊं, मौजूदा सरकार ने पिछली बार भी कराया था और अभी भी करा रहे की बात, कंपटीशन की बात कर रही है। ये सरकार जो हमारी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सरकार, मोदी जी ने भी रिसेंटली कहा है कि भाई जाति जनगणना को आप इसको ऑफिशियल करो, इसको मैंडेटरी कर दो। तो इनको देर आए दुरुस्त आए की बात आई, लेकिन देर हो चुकी है। फिर भी हमारे जन स्वराज की ये नीति रहेगी और है कि जातिगत जनगणना को हम सराहते हैं, उसको मानते हैं, अच्छा कदम है, लेकिन उसके परिणाम जातिगत जो जनगणना हुई है, उसके विश्लेषण के आधार पर जो चीजें करने को आई है, जो हमें करना चाहिए, एग्जाम्पल के तौर पर SC/ST समुदाय को आपने शिक्षा की बात करी, उनके मकान की बात की, वो नहीं हो पा रहा। आपने जनगणना का आधार ये था कि समाज के वो वंचित लोग जो नहीं कुछ कर पाए, उनको समाज के अगली पंक्ति में कम से कम लाकर खड़ा किया जाए, और उसको वो ओवरऑल हमारे सोसाइटी का विकास हो, तभी हो पाएगा। इसलिए समाज के हर वर्ग के लोगों को एक समानता का अधिकार मिले, और वो तब मिलेगा जब हमें जानकारी हो। जानकारी का मतलब उनकी संख्या कितनी है, तो हमारा तो स्लोगन ही है, जिसकी जितनी संख्या उसी उतनी भागीदारी। और जहाँ तक सवाल है कि इन आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद जो नीतियाँ बनाई गई है, वो हम लोग बना चुके हैं कि हम उन सब जो वंचित लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, जिनके ऊपर राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही थी अभी तक, वो समय लग चुका है। मुझे लगता है जनता को जागरूक होना चाहिए था, और अब हो रही है। मुझे लगता है कि 2025 के चुनाव में जनता बहुत जागरूक हो जाएगी कि कौन आदमी सिर्फ जातिगत राजनीति किया और किसी ने
जातीय जनगणना के आधार पर जो आंकड़े आए उस पर क्या नीतियां बननी चाहिए और क्या उसका निष्पादन होना चाहिए, क्या उसकी प्लानिंग में, हमारे डेवलपमेंटल प्लानिंग में जो हमारे जो पार्टी के जो एजेंडाज हैं उसमें शामिल है, वो वही पार्टी मुझे लगता है कि इस प्रदेश के विकास के लिए। आज मैं अपनी बात तो नहीं कह सकता, लेकिन जनसुराज बहुत अच्छी तरह नजर आ रहा है और ये दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। जनता की जो रुचि है एक विकल्प के रूप में, और ये हमारी पार्टी जो जनसुराज की जो धारणा, जो पॉलिसी है वो जनता फ्रेंडली है, यूथ फ्रेंडली है, और हर वर्ग के लोगों के लिए यहाँ कोई जाति की राजनीति नहीं हो रही है, ना किसी कम्युनिटी की राजनीति हो रही है। हर वर्ग के लोग, हर जाति के लोग समान विचारधारा से जुड़ रहे हैं। ये पहली बार ऐसा हो रहा है। जब मुद्दा क्या रहेगा अगर आप उतरते हैं मटिहानी विधानसभा क्षेत्र में, तो आपका मुद्दा क्या रहेगा चुनाव में सर? मेरा मिशन, पासवान साहब आप हम से पूछ रहे हैं तो मैं आपको बता ही दूं। आज एक प्रदेश है उत्तर प्रदेश में, उसका नाम है वाराणसी। मटिहानी जो मेरा विधानसभा का क्षेत्र है, जो मटिहानी जो हमारी जन्मभूमि कर्मभूमि है, इसको 50-60 साल से जो लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, सिर्फ वोट लिए और चले गए और नेता बन गए और बड़े शहरों में चले गए, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, जो भी है, समुदाय के नाम। मैं इसको एक बनारस के रूप में देखना चाहता हूँ। बेगूसराय का नहीं, बिहार का नहीं, इस देश का दूसरा वाराणसी घाट इसको बनाया जा सकता है। इसके लिए पूरी चीजें मैं आपको विस्तार पूर्वक कभी और बोलूंगा, लेकिन मैं मूलतः बता दूं आपको कि मेरा सपना है कि मेरा विधानसभा, खास कर मटिहानी जो गंगा माँ के किनारे बसा हुआ एक, जिसको कि जहाँ पर किसान हमारे हैं बहुत संख्या में, कटाव की समस्या और बाढ़ की समस्या, ये बहुत भयावह स्थिति होती है हमारे किसान के आर्थिक स्थिति के लिए। हर साल उनको एक ऐसी पीड़ा होती है जो असहनीय होती है, समाज में, परिवार में। उनको लगता है कि आर्थिक जो लॉस है इसको कोई भरपाई नहीं कर पाता, क्योंकि इसमें कोई इंश्योरेंस नहीं है, फ्लड इंश्योरेंस नहीं है हमारे यहाँ, हमारे देश में ही नहीं है। तो मटिहानी को हम चाहते हैं कि भाई, जब आप पटना ऐसे शहर में आप पुल बना सकते हैं, तो क्या हम सिमरिया धाम से आगे तुलसीपुर तक पुल नहीं बना सकते? बना सकते हैं। इच्छा शक्ति होनी चाहिए। मौजूदा जो सरकार रही है या इससे पहले भी कभी किसी का ध्यान नहीं गया। बाढ़ और फ्लड डिपार्टमेंट को लूट तंत्र के रूप में दिखा गया। सब लोग इस पूरे बिहार में, कोसी से लेकर यहाँ तक तमाम बाढ़ जो मंत्रालय रहा है, वो जो राजनीति में, सत्ता में धुरी में रहे हैं, उन्होंने अपने परिवार को, अपने खास लोगों को रखा इस मंत्रालय में, ताकि ये लूट का डिपार्टमेंट बन सके, यही लूटते रहे। बिल्कुल करेंगे, सिर्फ बचाव ही नहीं, प्रगति का एक की राह खुलेगी। भारत के मानचित्र पर मटिहानी का स्थान होगा, जहां आपको दिख जाएंगे घाट, जो पूजा स्थल होगा, यहाँ मंदिरों के निर्माण होंगे, यहाँ होटल टूरिज्म के, रिवर टूरिज्म की बात होगी, और यहाँ स्वतः रोजगार लाखों की संख्या में। सर, मटिहानी में 3 पंचायत समूह भी है, समूह भी आते हैं, और बाढ़ से जो चारों तरफ से घिरा हुआ है, और सबके घर में बाढ़ के समय में 6 फीट 5 फीट पानी आ जाता है, तो कहीं रहने का उन लोग को साधन नहीं होता है, और जानवर सबसे ज़्यादा जो है बेहतर जिंदगी उस समय जीता है। तो उनके लिए क्या कीजिएगा, खास करके समूह के लिए? सर, मैं 2025 में अगर हमारी सरकार सत्ता में आती तो सबसे पहले तो एक रेस्क्यू मिशन के तौर पर, एक सेफ्टी मिशन के तौर पर, जो आपने कहा कि जो पीड़ित लोग हैं, एक साल में तो हम नहीं कर पाएंगे कुछ, लेकिन उनके सेफ्टी के लिए पहले हम स्थान बनाएंगे बाढ़ के समय से पहले, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में होगा चुनाव। उसके बाद मैं 5 साल की बात बता दूं आपको, और जो हमारा मटिहानी का जो बीच का है, इसको हम बहुत अलग तरह से देखते हैं। उसको हम बोलते हैं एक बहुत बड़ा अवसर है, एक आइलैंड है, एक तरह से ग्रुप ऑफ आइलैंड है, जहां पर कि आप 2 जिलों को जोड़ते हैं, एक बेगूसराय जिला, एक तरफ लखीसराय जिला। ये इतना इसका स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, इतनी फर्टाइल लैंड है यहाँ पर, बहुत सारी अपार संभावनाएं हैं। इन आपदा को हम संभावनाओं में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ये आपदा नहीं है, ये माँ की कृपा को हम लोगों ने एक रोग के रूप में लिया हुआ, एक क्षोभ के रूप में लिया हुआ है। माँ गंगा माँ की कृपा को हम कृपा पात्र बन के और सही जगह पर विस्थापन, स्थानांतरण, उसका जो प्रकृति की जो आपदा हमारी बन गई है कई डिकेड से, इसको हम चाहते हैं कि ऐसे भौगोलिक क्षेत्र को जो हमें मौका मिलेगा जनसुराज को, इसको बिहार के मानचित्र पर तो हम लाएंगे ही लाएंगे,
और हम कुछ सालों के बाद इसको ऐसा हमें लगता है ये बहुत ही वास्तविक बात हो सकती है। इसके लिए पूरा रिसर्च किया जा रहा है और हम बहुत कुछ कर भी चुके हैं इसमें कागजों पर। हम सरकार बनने का इंतजार कर रहे हैं। अपना परिचय बता दीजिए। भगत है, मैं भावी प्रत्याशी मटिहानी विधानसभा बिहार 2025।